तो आज जरा अंग्रेजी के फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल की बारीकियों को समझते हैं। हमारे पास ये अंग्रेजी सिखाने वाली किताब के कुछ पन्ने हैं, लगते तो एडवांस लेवल के हैं। मकसद है कि भविष्यकाल की ये जो अलग अलग रूप है ना जी और इनके नियम, इन्हें आसानी से समझें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भविष्य के बारे में बात करने के कई तरीके हो सकते हैं और अगर सही टेंस का इस्तेमाल करें तो बात ज्यादा साफ हो जाती है। हाँ, सही कहा। तो आज हम देखेंगे 4 मुख्य प्रकार: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके नियम और इस्तेमाल है ना? जी ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। हिंदी में तो पहचान सीधी है, वाक्य के आखिर में गा गी गे। हाँ, और नियम भी मतलब काफी सीधा लगता है। सब्जेक्ट, फिर विल, फिर क्रिया का पहला रूप V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैं उसे रुपए दूंगा, आई विल गिव हिम मनी। बिल्कुल। या वो किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ बुक। ये सबसे आम तरीका है कोई भी सामान्य भविष्य की घटना या इरादा बताने का। और नेगेटिव बनाना हो तो वो भी आसान है, बस विल के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी विल नॉट टीच हिम, हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा। और सवाल? सवाल के लिए विल को ले आइए वाक्य के शुरू में। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल इंडिया विन दिस मैच, क्या भारत ये मैच जीतेगा? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें ये बताना हो कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, तब? हाँ, उसके लिए है फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके। और नियम? नियम है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस क्रिया का चौथा रूप, मतलब V4 जो ING वाला फॉर्म होता है, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल बी ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी पीता रहेगा। या बच्चे गीत गाते रहेंगे, द चिल्ड्रन विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। और इसका नेगेटिव? नेगेटिव के लिए विल और बी के बीच में नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नितिन विल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफी, नितिन कॉफी नहीं पीता रहेगा। ठीक है। और सवाल? वही विल शुरू में। हाँ बिल्कुल, विल यू बी टीचिंग हिम, क्या आप उसे पढ़ाते रहेंगे? तो इसमें फोकस काम के जारी रहने पर है, उस मोमेंट पर। समझ गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। पहचान है चुकेगा, चुके भी, चुकेंगे। हाँ, नियम है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे किताब में है वह किताबें खरीद चुकेगा, ही विल हैव बॉट द बुक्स। या हम मैच जीत चुकेंगे, वी विल हैव वन द मैच। ये टेंस तब इस्तेमाल होता है जब हमें बताना हो कि कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले खत्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। अच्छा, मतलब काम के पूरा होने पर जोर है। हाँ बिल्कुल, काम के कंप्लीशन पर। नेगेटिव में विल और हैव के बीच नॉट लगा दें, वी विल नॉट हैव गिवन हिम मनी। और सवाल में फिर से विल पहले। जी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू हैव टॉट हिम। ये वाला टेंस सच कहूं तो आम बातचीत में शायद थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। हाँ, लगता तो है, लिखने में शायद ज्यादा काम आता हो। बिल्कुल, लिखने में या ज्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में। ठीक है। और फिर है हमारा चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान थोड़ी लंबी है। ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे। हाँ, और नियम है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें समय की अवधि भी बताते हैं ना? जैसे किताब में लिखा है दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फ्रॉम 2 days। हाँ, यह एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है। देखिए, सोर्स में फ्रॉम लिखा है, पर ज्यादातर स्टैंडर्ड इंग्लिश में ना ड्यूरेशन के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 days, ये ज्यादा सही माना जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। हाँ तो फॉर लगना चाहिए। हाँ, आमतौर पर जैसे सवाल में भी विल शी हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर आवर्स, घंटों से। ये टेंस ये बताता है कि भविष्य के किसी पॉइंट तक कोई काम कितनी देर से चलता आ रहा होगा। मतलब इसमें ड्यूरेशन, अवधि पर फोकस है। समझ गए। तो ये हो गए हमारे भविष्यकाल के 4 मुख्य रूप: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर एक का अपना अलग नियम, अपना अलग इस्तेमाल, जो भविष्य की बातों को अलग अलग डिटेल्स के साथ बताने में मदद करता है। बिल्कुल, ये नियम हमें एक तरह से ढांचा देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि रोजमर्रा की बातचीत में क्या हम हमेशा इतने सटीक नियमों का पालन करते हैं? हाँ, ये तो है। या अक्सर वेल या गोइंग टू जैसे आसान तरीकों से ही काम चला लेते हैं? व्याकरण के नियम जानना एक बात है और भाषा का असल इस्तेमाल वो दूसरी बात है। सही कहा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि हम असल में कैसे बात करते हैं।